सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं BOP, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। BOP क्या होता है? BOP एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है जो एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करनी है। यानी मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री से जो ट्रांजेक्शन्स करती है, वो सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन्स है उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है वो क्या कहलाता है? BOP कहलाता है, ठीक है। ये क्या रिकॉर्ड करता है? सारा इनफ्लो, कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितनी हमारी फॉरेन जो करेंसी है वो एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। अब ये क्या रिफ्लेक्ट करती है? ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ कंट्री रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। इसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं? विजिबल आइटम आता है, इनविजिबल आइटम आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र आता है, कैपिटल ट्रांसफ़र आता है, ठीक है। अब BOP की जो है वो दो टाइप्स के अकाउंट होते हैं। पहला आता है करंट अकाउंट, दूसरा आता है कैपिटल अकाउंट। दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हमारा जैसे सब अकाउंट में दो साइड्स होती है, क्रेडिट और डेबिट। तो क्रेडिट साइड में वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है जिसमें इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब पैसा हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है। और डेबिट साइड में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जिसमें आउटफ्लो हो रहा है, यानी पैसा हमारी कंट्री से जा रहा है। पैसा आएगा कब? अच्छा बताओ, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, जब हम गुड्स को बाहर बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा या जाएगा? आएगा ऑब्वियसली। तो ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किसका पार्ट है? क्रेडिट साइड का पार्ट है करंट अकाउंट में, ठीक है। और इम्पोर्ट ऑफ गुड, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, हमें पैसा देना पड़ेगा। कैसे, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इम्पोर्ट यानी हमने जो गुड्स है वो परचेस करें तो ऑब्वियसली हमें पैसा पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब करंट अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती है जो कि असेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती है? ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स विच डू नॉट अफेक्ट दी असेट और लाइबिलिटी इज नोन एज विल कम इन दी करंट अकाउंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड यानी कुछ हमने इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी हमें इनकम मिली है, तो ये क्या है? इनफ्लो है, पैसा आ रहा है, तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इनकम पेड, अगर किसी ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो हम उसको पे करेंगे, ठीक है, हम उसको पे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये आउटफ्लो हो जाएगा। सिमिलरली यूनिलेटरल ट्रांसफ़र रिसीव। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र क्या होता है वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र एक बेसिकली वन वे ट्रांसफ़र होता है, कह सकते हो गिफ्ट की तरह, या फ्री ट्रांजेक्शन होता है। मतलब एक साइड से ही होता है, दूसरी साइड में हमें कुछ नहीं मिलता है। तो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अगर हमें मिलता है, ठीक है, हमें गिफ्ट मिल रहा है, हमें पैसा थोड़ा सा मिल रहा है, ठीक है, आप यही कंसिडर करो कि पैसा मिल रहा है, ठीक है, गिफ्ट होता है वैसे तो ये। तो अगर हमें कुछ मिल रहा है तो हमारे इनफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट साइड में, और इसी का उल्टा डेबिट साइड में। क्लियर है? कैपिटल अकाउंट में देखो, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ट्रांसफर जो होते हैं वो आते हैं, जैसे सेल ऑफ एसेट, बोरोइंग्स, परचेज ऑफ एसेट, लेंडिंग्स। अब देखो सेल ऑफ एसेट में ये क्रेडिट साइड में क्यों आएगा? क्योंकि जब भी आप सेल ऑफ एसेट करोगे तो आपका जो है इनफ्लो होएगा फॉरेन करेंसी का, मतलब आपको पेमेंट मिलेगा ना, तो इसलिए ये सेल ऑफ एसेट क्रेडिट साइड में आएगा। वही परचेज ऑफ एसेट डेबिट साइड में आएगा। बोरोइंग्स क्रेडिट साइड में क्यों आएगा? क्योंकि जब आप बोरो करोगे, ठीक है, तो आपके पास पैसा आ रहा है, वो मत देखो कि आपके पास लाइबिलिटी बढ़ रही है, आपके पास पैसा आ रहा है इतना समझो। तो पैसा आ रहा है तो क्या करोगे? क्रेडिट साइड, पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब कंपोनेंट्स जानने से पहले हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल ही आपका प्रिसाइज्ड एकदम टॉपिक है ये, जहाँ आपका BOP एक बहुत ही ज़्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा नैरोअर कॉन्सेप्ट है। अगर आपका BOP जो है उसका जो है ये पार्ट है, ठीक है, मतलब BOT इज़ अ पार्ट ऑफ BOP, ठीक है। तो क्या होता है BOT क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन दी एक्सपोर्ट्स और गुड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं और जो गुड्स इम्पोर्ट होते हैं उनकी वैल्यू का डिफरेंस क्या कहलाता है? BOT कहलाता है। क्या मतलब हुआ? क्या बोला मैंने? समझ नहीं आया? देखो
मान लो कि मैंने 2,000 रुपये के गुड्स एक्सपोर्ट करे और 1,000 रुपये के गुड्स इंपोर्ट करे, तो जो एक्सपोर्ट है माइनस इंपोर्ट करोगे तो जो आपका टोटल सम जो आ रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट करके जो आ रहा है वो 1,000 रुपये आ रहा है। तो ये जो 1,000 रुपये है ये क्या है, बीओटी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है। ठीक है, बीओटी कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम माइनस वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। विजिबल आइटम क्या होता है, जो हमें दिखते हैं, जो हमें मतलब फिजिकल जो होते हैं, फिजिकली जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं विजिबल आइटम्स। ठीक है, अब बीओटी में 3 केस हो सकते हैं, या तो वो सरप्लस होगा, या तो वो डेफिसिट होगा, या तो वो इक्वल होगा। ठीक है, तो सरप्लस में क्या होगा, ऑब्वियसली जब नेगेटिव आ जाएगा तो वो सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपकी जो ये बीओटी की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जो सरप्लस है यानी सॉरी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव उल्टा बोल दिया मैंने। जो सरप्लस है उसमें आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती है, तो जब ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी इससे तो ऑब्वियस ही बात है ये पॉजिटिव आएगा आपका, और जब ये पॉजिटिव आएगा तो एक्सपोर्ट आपकी इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका डेफिसिट बीओपी। तो इसके अंदर क्या होता है, उल्टा केस है, जब इंपोर्ट आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या कहलाता है, ये डेफिसिट बीओटी कहलाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास आउटफ्लो ज़्यादा होता है देन इनफ्लो, और इसके अंदर हमारे पास में इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है देन आउटफ्लो, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है एंड ये हमारे लिए नेगेटिव है। ठीक है, अब एक बार डिफरेंस देख लेते हैं बीओटी और बीओपी का। डिफरेंस क्या है कि बीओटी तो क्या है, एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है, और बीओपी क्या है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका ये क्या रिकॉर्ड करता है, ये रिकॉर्ड करता है वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, मतलब डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड गुड्स इम्पोर्टेड। और ये क्या रिकॉर्ड करता है, ये तो सब चीज़ें रिकॉर्ड करता है, आपका विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, कोई भी कुछ भी हो, यूनिलेटरल ट्रांसफर, सारी चीज़ें ये रिकॉर्ड करता है। तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है सारी ट्रांजेक्शन्स का ऑफ अ डोमेस्टिक कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये क्या है, ये केवल विजिबल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, यानी विजिबल आइटम की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, और ये आपकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो। ठीक है, मतलब विजिबल हो या इनविजिबल हो, सब चीज़ें। ठीक है, अब ये जो है वो कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता, जबकि ये जो है ये कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब ये जो है ये फेवरेबल भी हो सकता है, इनफेवरेबल भी हो सकता है, और इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और अब जो बीओपी है ये क्या है, ये हमेशा बैलेंस होता है, यानी इसकी करंट डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल होती है। अब ये पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस, इस पे क्वेश्चन आता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम हमने अकाउंटेंसी में पढ़ा था, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जिसके तहत क्या होता है, हमेशा डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल होती है, यानी रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड के इक्वल होती है। अब बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट हमेशा बैलेंस होता है, किससे, बाय द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट से। मतलब अगर करंट अकाउंट में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो वो जो है हमेशा कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से बैलेंस हो जाएगा। अगर बैलेंस डेफिसिट है करंट अकाउंट के अंदर तो क्या होगा, इट इज़ सेट ऑफ बाय द सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट बाय बोरोइंग और विड्रॉइंग। ठीक है, अगर मान लो कि करंट अकाउंट में कम बैलेंस पड़ रहा है, यानी आपका डेफिसिट है बैलेंस, तो उससे वो कैसे एडजस्ट होगा, जो आपका सरप्लस होगा ना कैपिटल अकाउंट में उससे। ठीक है, बोरोइंग्स और विड्रॉ करके। ठीक है, नेक्स्ट है सरप्लस इन करंट अकाउंट, अगर सरप्लस होगा तो डेफिसिट कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम मेन चीज़ पे जो कि है कॉम्पोनेंट्स ऑफ बीओपी। कॉम्पोनेंट्स ऑफ बीओपी क्या होता है, ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड इन दी बीओपी आर कॉल्ड दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ बीओपी। जो सारी ट्रांजेक्शन्स बीओपी में इंक्लूड होती है उनको हम कॉम्पोनेंट्स ऑफ बीओपी कहते हैं। बीओपी में क्या क्या इंक्लूड होता है, विजिबल आइटम की ट्रांजेक्शन, इनविजिबल आइटम की ट्रांजेक्शन, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और इनकम्स। अब क्या है ये एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। देखो, बीओपी किसके बेसिस पे कंस्ट्रक्ट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे, और ये चलता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के ऊपर। ठीक है, अब अगर आपको पेमेंट मिलती है, पेमेंट रिसीव हो रही है,
तो आपकी कंट्री के अंदर पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, ये छाप लो। अगर पेमेंट पेड है यानी पैसा जा रहा है तो फिर आउटफ्लो हो रहा है तो फिर डेबिट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। नाउ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होते हैं, ऐसी ये करंट अकाउंट वो अकाउंट है जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द ट्रेड, ट्रेड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, ठीक है। ये क्या है, ये एसेट और लाइबिलिटी को आपकी अफेक्ट नहीं करता है, इसकी जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो एसेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती है। अब कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी क्या क्या है, ये करंट अकाउंट नहीं है, ये कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी है, मैंने यहाँ पे काट रखा है। कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी में सबसे पहला आता है विजिबल आइटम, दूसरा आता है इनविजिबल आइटम। विजिबल आइटम वो है जो फिजिकल गुड्स है जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, इनविजिबल आइटम सर्विसेज हो जाती है आपकी। अगर विजिबल आइटम एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो क्रेडिट आइटम है, तो वो पॉजिटिव आइटम है, तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। और अगर वो इम्पोर्ट हो रहा है तो हमें पैसा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो हमारा पैसा जो है वो कम हो जाएगा, मतलब कंट्री का पैसा कम हो जाएगा, तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। सिमिलरली विद दी सर्विसेज, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड निकलता है वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ विजिबल इम्पोर्ट, और बैलेंस ऑफ सर्विसेज निकलता है वैल्यू ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इनविजिबल इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट बेसिकली इनका खेल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र क्या होता है, वन वे ट्रांसफ़र, वन वे ट्रांजेक्शन, वन साइड ट्रांजेक्शन, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये ट्रांसफर्स क्या होते हैं, ये दीज आर दी ट्रांसफर्स फॉर दी फ्री। अब अगर हमें रिसिप्ट्स मिल रही है, रिसिप्ट्स आ रही है, तो फिर क्या होगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये हमारे लिए पॉजिटिव आइटम है। और अगर पेमेंट्स हो रही है, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये हमारे लिए नेगेटिव आइटम है। नेक्स्ट आता है इनकम। इनकम में आपका दो पार्ट है, इन्वेस्टमेंट इनकम और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है, जैसे इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, प्रॉफिट एक्सेट्रा, और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होती है वेजेस और सैलरी। तो ये होती है इनकम का पार्ट, ठीक है। अब करंट अकाउंट के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, इसमें से करंट अकाउंट के कॉम्पोनेंट्स देखो। बीओपी में हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े, पहला था विजिबल, दूसरा इनविजिबल, तीसरा यूनिलेटरल और चौथा इनकम्स। तो विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल, ये तीनों किसका पार्ट है, ये तीनों करंट अकाउंट का पार्ट है। चौथा जो इनकम है यानी जो कैपिटल ट्रांसफर्स है वो आपका किसका पार्ट हो जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जो कि एसेट और लायबिलिटी अफेक्ट करती है। इसके कंपोनेंट क्या क्या है, पहला है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरह की हो सकती है, या तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आप पैसा दे रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, या फिर जो बाहर वाले लोग हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब समझना, अगर 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 आप इन्वेस्ट कर रहे हो बाहर, आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो बाहर, ठीक है, मान लो कि ये है इंडिया, है ना, और ये है कोई अदर कंट्री यानी फॉरेन कंट्री, ठीक है, फॉरेन कंट्री। अगर आपने इसमें पैसा दिया तो हमारी कंट्री से क्या हुआ, पैसा माइनस हो गया। अगर हमारी कंट्री से पैसा माइनस होता है तो हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्यों, क्योंकि ये आउटफ्लो हो गया। वही अगर फॉरेन कंट्री ने आपकी कंट्री में इन्वेस्ट किया तो आपकी कंट्री का पैसा हो जाएगा प्लस, आपकी कंट्री का पैसा हो जाएगा प्लस, तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो इनफ्लो हो रहा है। क्लियर है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इन्वेस्टमेंट के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एफडीआई, एक होता है पीआई। तो एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें आप परचेस तो कर रहे हो एसेट बाहर, आप बाहर कोई कंट्री में एसेट परचेस कर रहे हो, उसके साथ में ही आपको पावर मिल रही है कंट्रोल करने की। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आप परचेस तो कर रहे हो एसेट लेकिन आपको पावर नहीं मिल रही है, पावर नहीं मिल रही है। आप बेसिकली कुछ उसके शेयर्स परचेस कर रहे हो उस कंपनी के, या फिर आप कुछ बॉन्ड्स परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब आप एक देसी सी भाषा समझाऊं मैं आपको, तो अगर मान लो किसी कंपनी के 100 शेयर है, आपने केवल मान लो 2 शेयर परचेस करे, तो ये तो पार्ट हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। जब भी आप 50% से ज़्यादा के हकदार होते हो,
यानी मान लो आपने 56% शेयर्स इशू परचेज कर लिए, तो आपके पास में FDI आ जाता है, यानी पावर आ जाती है कंट्रोल करने की। ठीक है, 2% वाले को क्या पावर मिलती है? कुछ पावर नहीं मिलती है। जो डिसीजन होंगे वो सारे इस पर्सन के होंगे, 56% वाले के। ठीक है, तो ये हो गया FDI का पार्ट, और ये 2% वाले लोग हो गए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पार्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास बोरोइंग और लैंडिंग। बोरोइंग और लैंडिंग का सिंपल सा खेल है। अगर आप बोरो कर रहे हो, आपके कंट्री में पैसा आ रहा है, तो ये प्लस आइटम है, क्रेडिट साइड में आएगा। अगर लैंडिंग कर रहे हो यानी आप कंट्री में किसी को लोन दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका पैसा माइनस हो रहा है, तो आउटफ्लो हो रहा है, तो ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो। अब चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व संग से समझना, अच्छे से समझना। देखो, फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं? हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक अपने पास में कुछ कुछ फाइनेंशियल एसेट रखता है। फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट किसकी टर्म्स में? फाइनेंशियल एसेट इन दी टर्म्स ऑफ दी फॉरेन करेंसी। मतलब कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो क्या है? फाइनेंशियल एसेट है किसी भी कंट्री के, हेल्ड बाय दी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इन्हें होल्ड करता है। सेंट्रल बैंक के पास सभी की टाइप की करेंसी होती है। जैसे मान लो कि आपको US की करेंसी चाहिए, तो आप सेंट्रल बैंक से ले सकते हो। समझना ढंग से, क्या बोला मैंने? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस है जो कि मॉनेटरी अथॉरिटीज़ ऑफ कंट्री विच कॉज द चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व। अब देखना क्या होता है, देखना ऑफिशियल रिजर्व जो होते हैं ना, सबसे पहले तो ये सेंट्रल बैंक होल्ड करता है। सेंट्रल बैंक होल्ड करता है। अब मान लो कि मैंने एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे लिखते हो, मान लो कि मैंने एक्सपोर्ट किया $100 का, और मैंने इंपोर्ट किया $90 का, नहीं या फिर 120 का। ठीक है, मैंने एक्सपोर्ट किया $100 का, ये पैसा गया। मैंने इंपोर्ट किया $120 का, ये मेरे पास आया। तो अभी भी मेरे, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने एक्सपोर्ट किया $100 के प्रोडक्ट का, तो ये मेरे पास आया। मैंने इंपोर्ट किया $120 का, तो ये मेरे पास से गया। तो अब मेरे पास में $100 आया, $100 मेरे पास है, और मेरे पास में $120 मेरे को पेमेंट करनी है। तो मैं $20 कहाँ से लाऊँ? मैं $20 लेने जाऊँगी मैं RBI के पास में। RBI को बोलेंगे भाई साहब आप मुझे $20 दो। ठीक है, ये RBI आपको $20 प्रोवाइड करेगा। अब जब ये RBI आपको $20 प्रोवाइड करेगा, तो आप क्या कर रहे हो? विड्रॉ कर रहे हो RBI से। और जब भी आप विड्रॉ करोगे तो आपका वो पॉजिटिव है, यानी क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब वही अगर मान लो कि ये $80 होता, तो आपके पास में जो $20 एक्सेस बचते, जो $20 आपके पास में एक्सेस होता, वो आप क्या करते हो? उसका वो आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते, क्योंकि वो एक नेगेटिव आइटम है, वो आप RBI को सबमिट करा देते। ठीक है, बाद का मत सोचो, केवल इतना सोचो। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चेंज इन रिजर्व जो है वो BOP में रिकॉर्ड होता है, ना कि रिजर्व। जो चेंज इन रिजर्व है वही केवल BOP में रिकॉर्ड होता है। अब डिफरेंस देख लो, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट सबसे पहली बात तो फ्लो कॉन्सेप्ट है, कैपिटल अकाउंट स्टॉक कॉन्सेप्ट है। करंट अकाउंट में वो चीज़ें रिकॉर्ड होती है जिसमें हमारा कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है एसेट और लायबिलिटी में। और कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ें रिकॉर्ड होती है, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जिससे हमारा एसेट और लायबिलिटी में चेंज आता है। ठीक है, करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती है? करंट अकाउंट में सबसे पहला आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, दूसरा आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो जाता है। ठीक है, और देखो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और तीसरा आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है। ठीक है, यानी विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये किसका पार्ट है? करंट अकाउंट का पार्ट है। वही कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, लैंडिंग, और क्या पढ़ाया था? अभी पढ़ाया ऊपर, ये फॉरेक्स रिजर्व्स, चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व। तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स की। ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होते हैं? ऑटोनॉमस आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए जो प्रॉफिट मोटिव जिनका जो है प्रॉफिट मोटिव होता है। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन्स विच आर अंडरटेकन फॉर द प्रॉफिट मोटिव, इसको आप कह सकते हो ऑटोनॉमस आइटम्स।
ठीक है। ये अबव द लाइन आइटम्स कहलाते हैं। इनको ये करंट अकाउंट में भी अंडरटेक हो सकते हैं और कैपिटल अकाउंट में भी अंडरटेक हो सकते हैं। डेफिसिट और सरप्लस इन बीओपी डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस ऑफ ऑटोनोमस आइटम्स। ठीक है, तो जो डेफिसिट होता है या फिर सरप्लस होता है बीओपी के अंदर, वो ऑटोनोमस आइटम पे डिपेंड करता है। और वहीं अकोमोडेटिंग क्या होता है, जो ये डेफिसिट और सरप्लस है इनको बैलेंस करने के लिए अकोमोडेटिंग आइटम्स का यूज़ होता है। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या है, आर ट्रांजेक्शन दैट आर अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट या फिर सरप्लस इन द बीओपी। ये क्या है, बिलो द लाइन आइटम्स है, जैसे यूज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम IMF। ठीक है, ऑटोनोमस टेक प्लेस इन बोथ अकाउंट, ओनली टेक प्लेस इन करंट अकाउंट। Above the line items, below the line items. These items are independent of state of countries BOP. These items are related to establish the BOP identity. इसके एग्जाम्पल देख लो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इसके यूज़ ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। बात कर लेते हैं डिसइक्विलिब्रियम की। डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, जब या तो बीओपी सरप्लस होता है या तो बीओपी डेफिसिट होता है। तो सरप्लस बीओपी क्या होता है, जब क्रेडिट आइटम डेबिट आइटम से ज़्यादा हो जाते हैं, और डेफिसिट बीओपी क्या होता है, जब डेबिट आइटम क्रेडिट आइटम से ज़्यादा हो जाता है। इसके कॉजेज़ क्या है डिसइक्विलिब्रियम के, सबसे पहला है यूज डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। अगर आप यूज डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कर देते हो तो इससे क्या होता है, इंपोर्ट हमारा बढ़ जाता है, तो जिसके कारण हमारा डेफिसिट होना शुरू हो जाता है। वही अगर आप हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन कर देते हो, इसके कारण भी क्या होगा, जनरल प्राइसेस का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण बाहर वाले लोग हमसे ख़रीदना कम कर देंगे और हमारा इम्पोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बिजनेस साइकिल क्या है, जब है ना या तो रिसेशन होता है या डिप्रेशन होता है तो वहाँ पे डेफिसिट होता है बीओपी में, और जब बूम होता है इकोनॉमी में तो वहाँ पे सरप्लस बीओपी होता है। चेंज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। चेंज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, इंक्रीज इन दी कॉस्ट स्ट्रक्चर, यानी इंक्रीज होता है कॉस्ट स्ट्रक्चर में, तो इससे क्या होगा, आपकी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसके कारण हमारी इंपोर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण हमारा डेफिसिट बीओपी फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, और इससे डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा बीओपी के अंदर। और ये कुछ दो रीज़न और है जो आप पढ़ लेना, ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेजर्स क्या है इसके करेक्ट करने के, तो क्या होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन करो, तो जो गवर्नमेंट है उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको स्टेप लेने चाहिए ताकि जो हमारी कंट्री की एक्सपोर्ट्स है वो इंक्रीज़ हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना चाहिए उन्हें। ठीक है, जैसे कि क्या कर सकती है गवर्नमेंट, रिडक्शन कर सकती है एक्सपोर्ट ड्यूटी के अंदर, है ना, और क्या कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को। ठीक है, जिसके कारण उनको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या है कि जो जैसे जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू आप